नमस्कार फ्रेंड्स, मैं महक सरवली आप सभी का आप ही के इस लर्न टू लीड ट्यूटोरियल्स में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसके द्वारा पूरे भारत में मौजूद बच्चे जो शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहते हैं 100% निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल में हम आपको यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट, केवीएस, एनवीएस, एमएड, बीएड और इससे संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। ये चैनल भारत का 100% निःशुल्क सोशल एजुकेशनल चैनल है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए आप इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों में इसे शेयर कीजिए। और हमारे डेली के अपडेट्स पाने के लिए इसका बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल में हम आपको पेपर 1, पेपर 2 दोनों की ही तैयारी करवा रहे हैं। इसलिए अगर आप बेल बटन दबा देंगे तो आपको हमारी डेली के अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहेंगी। तो अब आप जानते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो नए आए हैं, वो भी इसको सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे हम आपको यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट हिंदी पेपर 2 के बारे में अभी डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, हिंदी में हम कर रहे हैं यहाँ पे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास हमने पीछे किया, ठीक है, उसका हमने देखा कि क्या उसकी भूमिका है, क्या कहाँ से वो आया है, ठीक है। और अब हम कर रहे हैं नामकरण कि इसको इनके जो विभिन्न काल हैं उनको लोग जो हमारे प्रमुख लेखक हैं उन्होंने किस किस नाम से इनको पुकारा है। अब नामकरण की बात करें तो सबसे पहला जो काल है वो आदिकाल है। तो आज हम आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे कि आदिकाल को अलग अलग विद्वानों ने किन नामों से पुकारा है। अब अगर हम बात करें तो आदिकाल को प्रथम काल भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के इस प्रथम काल का नामकरण विद्वानों ने इस प्रकार किया है। डॉक्टर ग्रियर्सन कहते हैं ये चारण काल है। मिश्र बंधुओं के अनुसार ये आरंभिक काल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल का नाम दिया है। राहुल संस्कृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत युग कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल और रामकुमार वर्मा ने चारण काल या संधि काल कहा। अब हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत की। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत के अकॉर्डिंग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम वीरगाथा काल रखा। इस नामकरण का आधार स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं, आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ होता है तब से हम हिंदी साहित्य के प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बंधती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा। इसके संदर्भ में वे 3 कारण भी बताते हैं और वो कारण ये हैं। पहला कारण तो ये है कि इस काल की प्रधान प्रवृत्ति वीरता की थी, अर्थात इस काल में वीरगाथात्मक ग्रंथों की प्रधानता रही है। दूसरी बात, अन्य जो ग्रंथ प्राप्त होते हैं वे जैन धर्म से संबंध रखते हैं, इसलिए नाम मात्र हैं और इस काल के फुटकर दोहे प्राप्त होते हैं जो साहित्यिक हैं तथा विभिन्न विषयों से संबंधित हैं, किंतु उसके आधार पर भी इस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं होती है। शुक्ल जी वे इस काल की 12 रचनाओं का उल्लेख किया है। शुक्ल जी ने इस काल की 12 रचनाओं का उल्लेख किया है। विजयपाल रासो, नलसिंह कृत संवत 1355, हमीर रासो, शांगधर कृत संवत 1357, कीर्तिलता विद्यापति की संवत 1460, कीर्ति पताका विद्यापति की ही संवत 1460, खुमाण रासो, दलपति विजय संवत 1180, बीसलदेव रासो, नरपत नाल संवत 1212, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई संवत 1225 से 1249, जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार संवत 1225, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि संवत 1240, परमाल रासो जगनीक कवि संवत 1230, खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो संवत 1350, विद्यापति की पदावली विद्यापति संवत 1460।
शुक्ल जी द्वारा किए गए वीर गाथा काल नामकरण के संबंध में कई विद्वानों ने अपना विरोध व्यक्त किया है। इनमें श्री मोतीलाल मैनारिया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि मुख्य हैं। आचार्य द्विवेदी का कहना है कि वीर गाथा काल की महत्वपूर्ण रचना पृथ्वीराज रासो की रचना उस काल में नहीं हुई थी और ये एक अर्ध प्रमाणिक रचना है। यही नहीं, शुक्ल ने जिन ग्रंथों के आधार पर इस काल का नामकरण किया है उनमें से कई रचनाओं में का वीरता से कोई संबंध नहीं है। बीसलदेव रासो गीति रचना है। जय चंद्र प्रकाश तथा जय मयंक जस चंद्रिका, इन दोनों का वीरता से कोई संबंध नहीं है। ये ग्रंथ केवल सूचना मात्र हैं। अमीर खुसरो की पहेलियों का भी वीरत्व से कोई संबंध नहीं। विजयपाल रासो का समय मिश्र बंधुओं ने संवत 1355 माना है, अतः इसका भी वीरता से कोई संबंध नहीं। परमाल रासो पृथ्वीराज रासो की तरह अर्ध प्रमाणिक रचना है तथा इस ग्रंथ का मूल रूप प्राप्त नहीं है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका, इन दोनों ग्रंथों की रचना विद्यापति ने अपने आश्रयदाता राजा कीर्ति सिंह की कीर्ति के गुणगान के लिए लिखे थे। उनका वीर रस से कोई संबंध नहीं है। विद्यापति की पदावली का विषय राधा तथा अन्य गोपियों से कृष्ण की प्रेम लीला है। इस प्रकार शुक्ल जी ने जिन आधार पर इस काल का नामकरण वीर गाथा काल किया है वह योग्य नहीं है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर ग्रियर्सन का मत क्या कहता है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल को चारण काल नाम दिया है। प्रथम काल को चारण काल कहा है, पर इस नाम के पक्ष में वे कोई ठोस तर्क नहीं दे पाए। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 643 ईस्वी से माना है, किंतु उस समय की किसी चारण रचना या प्रवृत्ति का उल्लेख उन्होंने नहीं किया। वस्तुतः इस प्रकार की रचनाएं 1000 ईस्वी संवत तक मिलती ही नहीं हैं, इसलिए डॉक्टर ग्रियर्सन द्वारा दिया गया नाम योग्य नहीं है। अब अगर हम बात करें मिश्र बंधुओं के मत की, तो मिश्र बंधुओं के मत के अकॉर्डिंग मिश्र बंधुओं ने ईस्वी संवत 643 से 1387 तक के काल को प्रारंभिक काल कहा है। ये एक सामान्य नाम है और इसमें किसी प्रवृत्ति को आधार नहीं बनाया गया। ये नाम भी विद्वानों को स्वीकार्य नहीं है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का मत क्या कहता है। श्री डॉक्टर वर्मा ने आदिकाल को 2 खंडों में विभाजित कर दिया है, संधिकाल और चारणकाल। संधिकाल भाषा की और संकेत करता है और चारणकाल एक वर्ग विशेष को बताता है। इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को चारणकाल नाम दिया। इस नामकरण के बारे में उनका कहना है कि इस काल के सभी कवि चारण थे। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी कवि राजाओं के दरबार आश्रय में रहने वाले, उनके यशोगान करने वाले थे। उनके द्वारा रचा गया साहित्य चारणी कहलाता है, किंतु विद्वानों का मानना है कि जिन रचनाओं का उल्लेख वर्मा जी ने किया है उनमें अनेक रचनाएं संदिग्ध हैं, कुछ तो आधुनिक काल की भी हैं। इस कारण डॉक्टर वर्मा द्वारा दिया गया चारणकाल नाम भी विद्वानों को मान्य नहीं है। राहुल संस्कृत्यायन के मत के अकॉर्डिंग उन्होंने 8वीं से 13वीं शताब्दी तक के काल को सिद्ध सामंत युग की रचनाएं कहा। उनके मतानुसार उस समय के काव्य में 2 प्रवृत्तियों की प्रमुखता मिलती है। एक सिद्धों की वाणी, इसके अंतर्गत बौद्ध तथा नाथ सिद्धों की तथा जैन मुनियों की उपदेश मूलक तथा हठ योग की क्रिया का विस्तार से प्रचार करने वाली रहस्य मूलक रचनाएं आती हैं। दूसरा, सामंतों की स्तुति कर, इसके अंतर्गत चारण कवियों के चरित काव्य रासो ग्रंथ आते हैं, जिनमें कवियों ने अपने आश्रयदाता राजा एवं सामंतों की स्तुति के लिए युद्ध, विवाह आदि के प्रसंगों का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। इन ग्रंथों में वीरत्व का नवीन स्वर मुखरित हुआ है। राहुल जी का यह मत भी विद्वानों द्वारा मान्य नहीं है, क्योंकि इस नामकरण से लौकिक रस का उल्लेख करने वाली किसी विशेष रचना का प्रमाण नहीं मिलता। नाथपंथी तथा हठ योगी कवियों तथा खुसरो आदि की काव्य प्रवृत्तियों का इस नाम से समावेश नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स।
अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के मत की। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के मत के अनुसार उन्होंने हिंदी साहित्य के प्रथम काल का जो नाम है वो बीज वपन काल कहा। ठीक है, उनका ये नाम योग्य नहीं है क्योंकि साहित्यिक प्रवृत्तियों की दृष्टि से ये काल आदिकाल नहीं है। ये काल तो पूर्ववर्ती परिनिष्ठित अपभ्रंश की साहित्यिक प्रवृत्तियों का विकास है। ठीक है, अब ठीक है, ये हो गया हमारा हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। अब हम बात करते हैं आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम दिया है। विद्वान भी इस नाम को अधिक उपयुक्त मानते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने लिखा है, वस्तुतः हिंदी का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि ये काल कोई आदिम मनोभावापन परंपराविमुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। ये ठीक नहीं है। ये काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त, सजग और सचेत कवियों का काल है। आदिकाल नाम ही अधिक योग्य है क्योंकि साहित्य की दृष्टि से ये काल अपभ्रंश का विकास ही है, पर भाषा की दृष्टि से ये परिनिष्ठित अपभ्रंश से आगे बढ़ी हुई भाषा की सूचना देता है। आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल के लक्षण निरूपण के लिए निम्नलिखित पुस्तकें भी बताई हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, यहीं पे थोड़ी बहुत ही मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विद्यापति की पद्मावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, संदेश रासक, ये सारी पुस्तकें हैं। परमचर्यु, ठीक है, भविष्यत कथा, परमात्मा प्रकाश, बौद्ध गान और दोहा, स्वयंभू छंद और प्राकृत पैंगलम। अब नाम निर्णय क्या हुआ, अब हम ये देख लेते हैं। इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल के नामकरण के रूप में आदिकाल नाम ही योग्य व सार्थक है क्योंकि इस नाम से उस व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है जिस पर परवर्ती साहित्य खड़ा है। भाषा की दृष्टि से इस काल के साहित्य में हिंदी के प्रारंभिक रूप का पता चलता है, तो भाव की दृष्टि से भक्ति काल से लेकर आधुनिक काल तक की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों के आदिम बीज इसमें खोजे जा सकते हैं। इस काल की रचना शैलियों के मुख्य रूप इसके बाद के कालों में मिलते हैं। आदिकाल की आध्यात्मिक, श्रृंगारिक तथा वीरता की प्रवृत्तियों का ही विकास रूप प्रवृत्ति साहित्य में मिलता है। इस कारण आदिकाल नाम ही अधिक उपयुक्त तथा व्यापक नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे देखिए, पढ़िए, समझिए और इसको लर्न कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।